हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में सीक्वेंस और सीरीज में एपी, जीपी और एचपी के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने एपी सीरीज को डिटेल में पढ़ा था कि एपी सीरीज बेसिक रूप से होती क्या है, हम कैसे पता करें कि कोई सीरीज नंबर्स एपी सीरीज में है या नहीं। फिर हमने इस एपी सीरीज का एन टर्म ज्ञात करना पता किया था। फिर हमने इस एपी सीरीज के एन पदों का योग ज्ञात करना भी सीखा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले और फिर हम जीपी की सीरीज को डिटेल में पढ़ेंगे और एचपी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहे चैनल के साथ। तो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे और शायद मैंने इस स्लाइड के जो 2-3 क्वेश्चन है ऊपर के वो तो करवा दिए थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी था। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एपी में सेकेंड और सेवंथ टर्म का अनुपात 1:3 है तो 5वीं टर्म 11 है, तो हमें बताओ 15वीं टर्म क्या होगी। यानी हमें एक एपी सीरीज दे रखी है जिसके दूसरे और सातवें पद का जब हम रेशियो निकालते हो हमारे पास क्या आता है, 1:3 आता है। और वहीं हमें एक कंडीशन और क्या दे रखी है कि इस सीरीज का ही 5वां टर्म क्या है, 11 है। तो हमें 15वें टर्म की वैल्यू डिफाइन करती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। तो अगर हम स्टूडेंट्स इस सीरीज की एपी सीरीज में जब हमारे पास सीरीज नहीं होती है तो हम क्या मानते हैं कि हमारे पास एपी सीरीज का पहला पद क्या होता है, ए होता है। दूसरा पद प्राप्त करने के लिए हम एपी सीरीज में क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर, एक फिक्स संख्या से जोड़ते हुए चलते हैं, जोड़ते या फिर घटाते हुए। तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो ए प्लस डी हो जाएगा दूसरा, फिर ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ऐसे हमारे टर्म्स चलती रहेंगी। तो हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में कि इस एपी सीरीज के दूसरे पद और सातवें पद का रेशियो कितना है, 1:3। दूसरा पद है मतलब ए प्लस डी अपॉन सातवां पद क्या हो जाएगा, 1+6d हो जाएगा। इसकी रेशियो हमें 1/3 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। इतना तो आपको पता है, रेशियो में होते हैं मतलब बट्टे में वैल्यू आती है। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये कितने बन जाएगा, 3a प्लस 3d आ जाएगा। इस तरफ क्या आएगा, a प्लस 6d आ जाएगा। जब यहाँ से a इधर आएगा तो कितने बचेगा, 2a बचेगा, प्लस सॉरी ये d उधर चला जाएगा 3d, तो यहाँ पे 3d बचेगा। तो a की वैल्यू 3d के इक्वल आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि a अपॉन डी की वैल्यू कितनी आ रही है, d यहाँ पे आ रहा है और ये आ जाएगी 3 और 2 वहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास a/d कितना आ गया, 3:2 आ रहा है। जब ये हमारे पास रेशियो में वैल्यू 3:2 है, हम क्या कर सकते हैं, इसको एचसीएफ में वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर रेशियो में वैल्यू 3:2 है तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या करके, एचसीएफ को यहाँ पे x मान के, क्योंकि ये यहाँ पे रेशियो में वैल्यू वही आती है जब एक्चुअल वैल्यू से एचसीएफ को हटाया जाता है। अगर हम एचसीएफ को x मान लेते हैं, अगर एचसीएफ बराबर x मान लेते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस सीरीज का 5वां टर्म क्या है हमारे पास, इस सीरीज का 5वां टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 11 दे रखी है। यानी इस सीरीज के 5वें टर्म की वैल्यू हमें 11 दे रखी है। तो यहाँ पे वैल्यू ये पुट करेंगे तो 3x प्लस 4 इंटू 2x की वैल्यू 11 है। तो यहाँ से कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 11x की वैल्यू 11 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ रही। अगर एचसीएफ हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और d की भी वैल्यू 2 है। यानी जो रेशियो में वैल्यू है वही एक्चुअली में वैल्यू है, क्योंकि एचसीएफ की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, 15वीं टर्म की वैल्यू। तो 15वीं टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 14d हो जाएगी। तो यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू, तो a की वैल्यू अगर रेशियो x की वैल्यू 1 है मतलब 3 आ जाएगा, प्लस d की वैल्यू 14 इंटू डी की वैल्यू x की वैल्यू अगर 1 है तो 2 आ जाएगी। कितने बन गई, यानी t15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 28। तो t15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 आ जाएगी। तो आपको समझ में आया कि अगर इस सीरीज का दूसरे पद और सातवें पद का अगर रेशियो 1:3 है तो इस सीरीज और 5वां पद अगर 11 है तो इस सीरीज का 15वां पद कितना होगा, 31 होगा। हमने क्या कैसे किया कि रेशियो से हमने वैल्यू ए और डी की वैल्यू रेशियो में निकाल ली, फिर हमने 5वें पद की टर्म से वैल्यू को इक्वल किया, एच शेप माना था हमने तो x की वैल्यू 1 आ गई।
यानी एच शेप बना आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, ए और डी की वैल्यू रियल में भी 3 और 2 ही होगी। तो यहाँ से वैल्यू पुट की तो हमारे पास 15 टर्म की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि यदि एक एपी सीरीज का 6th नंबर का टर्म हमें 6 दे रखा है और उसका 16वां टर्म यानी 16वां पद कितना दे रखा है, हमें 14 दे रखा है, तो हमें उसका 27वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो हमें एक एपी सीरीज नहीं दी गई है, हमें सिर्फ उसकी 2 कंडीशन दी गई है। तो हम सीरीज क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं सीरीज क्वेश्चन में वही सेम मेथड ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ऐसे चल रही है। तो हमें क्या दे रखा है कि इसका 6th नंबर का जो टर्म होगा यानी छठा पद क्या होगा, उसकी वैल्यू 6 होगी। छठा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। फिर क्या दे रखा है हमें कि इसका 16वां पद कितना होगा, 14 होगा, यानी a प्लस 15d हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू 14 आ जाएगी। ये इक्वेशन 2। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 2 माइनस 1 से करना है। क्या करना है, इक्वेशन 2 से 1 को घटाना है। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 15d बराबर 14 है और a प्लस 5d कितनी है, 6, इसमें घटाना है। तो ये दोनों घटाएंगे तो ये कट जाएगा, a से a जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से 15d में से 5d गए, कितने बचे, 10d बच रहे। तो यहाँ से 8 आ रहा है वैल्यू। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कटेगा और 4/5 आएगी। अगर d की वैल्यू हमारे पास 4/5 आ रही है, इसकी वैल्यू जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a प्लस 5 इंटू 4/5 इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू कितनी है, 5 से 5 कटेगा और 4 उधर जाएगा, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया कि d और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, d की 4/5 और a की 2 आ रही है। कैसे आई कि हमने 2 कंडीशन, 2 इक्वेशन बनाई और सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को घटाया तो हमारे पास d की वैल्यू आएगी और इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है कि इस सीरीज का 27 नंबर का टर्म ज्ञात करना है, यानी 27वां पद क्या हो जाएगा इसका, a प्लस T27 क्या हो जाएगा, a प्लस 26d हो जाएगा। यही तो होगा, 27वां पद क्या होगा, a प्लस 26d हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है, प्लस 26 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4/5 है। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आके बट्टे में आ जाएगा, 2 गुना होगा 10 हो जाएगा, प्लस ये 9 26 को 4 से करेंगे 104 आता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 114/5 आ रही है T27 की, कितनी आ रही है, 114/5, या इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 22.8 हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ऐसे कैसे आया क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, हमारे पास सीरीज नहीं थी, हमने ये सीरीज मानी। 2 कंडीशन क्या है कि इसका 6 नंबर का जो पद है उसकी वैल्यू 6 है, तो हमने ये इक्वेशन फर्स्ट बना ली और इसके 16वें टर्म की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 14। तो यहाँ से इक्वेशन 2 बन गई। फिर हमने क्या किया, 2 नंबर इक्वेशन से पहली नंबर की इक्वेशन को घटाया तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई और इस डी की वैल्यू को 1 नंबर इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। फिर ए और डी की वैल्यू से हमने T27 यानी 27वें पद की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, समझ में आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स कि एक बस की शुरुआती चाल 21 किलोमीटर पर आवर है और प्रत्येक आवर में वह अपनी चाल में 3 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करता है, बढ़ जाती है, तो इसे 252 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी एक कंडीशन दी गई है कि एक बस है वो किस चाल से चल रही है, 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, और फिर क्या हो रहा है कि जब वो 1 घंटे चल जाती है तो उसकी चाल में 1 घंटे के बाद उसकी चाल में 3 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो जाती है। फिर वापस 1 घंटे बाद 3 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो रही है और ये कंटिन्यू चल रहा है। क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बस है ये चल रही है, क्या है ये बस है। ठीक है, ये पहले आवर में यानी फर्स्ट आवर में कितनी है इसकी चाल, 21 किलोमीटर पर आवर। इतना आपको समझ में आ गया कि पहले आवर में इसकी चाल कितनी है, 21 किलोमीटर। फिर क्या होता है, नेक्स्ट आवर में कितनी होती है चाल, प्लस 3 किलोमीटर बढ़ जाती है, यानी सेकेंड आवर में कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। पहले आवर में अगर 21 किलोमीटर थी तो सेकेंड आवर में कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 24 हो जाएगी। समझ में आ गया। फिर वापस थर्ड आवर में कितनी हो जाएगी, प्लस 3 बढ़ेगी यानी 27 हो जाएगी, और ऐसे ये चल रही है।
तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक एपी सीरीज बन रही है। कैसे? एपी सीरीज में क्या होता है, एक पहला पद होता है, उसमें एक फिक्स डिजिट या फिक्स नंबर को ऐड करते हुए हम नेक्स्ट पद प्राप्त करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पहला पद है, अगर इस पद को हम ए माने तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ रही है, +3 आ रही है, यानी हर नंबर में नेक्स्ट पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, डी वैल्यू को ऐड करें। ना समझे आप? तो क्वेश्चन क्या रहा है कि इस बस को 252 किलोमीटर की कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इस बस को ऐसे चलते हुए वह कुल कितनी टाइम में 252 किलोमीटर चल लेगी, तो स्टूडेंट्स आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इसने पहले आवर में कितने दूरी तय की, 21 किलोमीटर, दूसरे में 24, तीसरे में 27। अगर मैं आपको सिर्फ इतना पूछता कि इसने 2 आवर में कितनी दूरी तय की, तो आपने क्या बता देते, 21 और 24 45। फिर मैं पूछता इसने 3 आवर में कुल कितनी दूरी तय की, तो आप बता देते कितने, ये हो जाएगा 72 हो जाएगी। तो ऐसे ही तो आप जोड़ के तो बताते ना। वहीं अगर मैं आपको बोल दूं कि कुल अगर जो जितने आवर ये चल रही है उसकी मिला के कुल दूरी कितनी है, 252 किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, हम सभी पदों का योग ही तो बता रहे हैं, कुल मिलाकर कितना है 252। पहले आवर की दूरी, दूसरे की आवर, ऐसे सभी आवर्स की दूरी को ऐड करके हम यही तो बता रहे हैं कि लास्ट आवर में वो चलने के बाद कुल मिला के उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 252 किलोमीटर हो जाएगी। तो क्या मतलब हुआ, वो सभी आवर्स में कुल मिला के कितने चलेगी, 252, यानी सभी पदों का योग हो रहा है 252। तो यहाँ पे SN हो रहा है हमारा। इस सीरीज, अगर ये एपी सीरीज है तो इसका SN हो रहा है यहाँ पे 252। इतना आप समझे कि अगर ये एपी सीरीज को फॉलो कर रही है, अगर ये एपी सीरीज है तो यहाँ पे इसका SN कितना है, 252 हमें दिया गया। अगर SN 252 है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, N की निकालनी है, यानी वह कितने आवर में पूरी कंप्लीट वैल्यू को, दूरी को तय कर लेगी। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स मैंने एपी सीरीज में SN का क्या वैल्यू बताई, तो SN क्या होता है, n/2 होता है इंटू 2a होता है प्लस n-1 इंटू d होता है, यही तो बताया था। अगर इस वैल्यू, इसमें सभी वैल्यू को पुट करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, कि चलो हम यहाँ से देखते हैं कि जब हम पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वल वैल्यू कितनी है, 252 रख लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, n/2 हो जाएगी। फिर हमारे पास 2a, अगर a की वैल्यू पहले में 21 है, 2a कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। फिर क्या होगा, n-2 1 हो जाएगा, इंटू d की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो ये दो इस तरफ कर देंगे हम, तो कितना बन जाएगा, 504 बन जाएगा। ये n आ रहा है इंटू 42 आ रहा है, प्लस अब क्या करेंगे, इस 3 को अंदर दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये 3n आ रहा है और -3 आ रहा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो n यहाँ पे आ जाएगा और 42, ये 3n बनेगा, प्लस 42 में 3 गए 49 बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 504 आ रही है। इतना समझे आप। अगर हम n को दोनों साइड में गुणा करेंगे तो कितने, 3n² बनेगा प्लस 39 बनेगा, 9n इक्वल टू 504। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 504 को इधर लाके 0 के इक्वल एक इक्वेशन बनाएंगे, यानी 3n² प्लस 39n माइनस 504 की वैल्यू किसकी आ रही है, इक्वल 0 के आ रही है। इतना आप समझ गए। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेके अगर ले लेते हैं तो क्या आ रहा है, सभी में कॉमन, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। 504 में आ रहा है क्या, ये जा रहा है, एक बार जाएगा 21 18 24 जा रहा है। 3 कॉमन लेके बट्टे में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी इक्वेशन, n² प्लस 13n माइनस 168 बनेगी। इसकी वैल्यू 0 की इक्वल है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में n की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे, अब हमें दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका योग तो हो जाए कितना, 13, और उनका गुणा हो जाए -168 हो जाए। ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं, अगर हम ले लेते हैं, अगर 21 और 8 को लेते हैं तो कितना बनता है, अगर n² प्लस 21n और -8n अगर ले लेते हैं तो यहाँ से 21 को 8 से गुणा करेंगे कितने, 20 को 8 से 160 और 168 हो रहा है, वो भी माइनस के, ये आ जाएगी 0। तो अब क्या बनेगा, n कॉमन आएगा यहाँ से, n+21 बनेगा, और -8 कॉमन आएगा, n+21। ये दो फैक्टर आ रहे हैं, तो फैक्टर कौन से हो जाएगा, n+21 हो जाएगा एक, और दूसरा n-8 हो जाएगा।
0। अब दोनों को इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 8 आ जाएगी और माइनस की 21 आ जाएगी। क्या घंटों की संख्या माइनस में हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो 21 होगी नहीं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8। यानी ये दूरी कितने घंटों में कुल दूरी तय हो जाएगी इस बस से, 8 घंटों में। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार आपको फिर वापस समझा देता हूं मैं कि क्या हो रहा है कि एक बस चल रही है किस चाल से, 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। फिर होता क्या है, कंडीशन होती है कि बस ये चल तो रही है इस चाल से, लेकिन 1 घंटे बाद में क्या होगा, इसकी चाल में 3 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो जाएगी। और ये कंडीशन पूरी, जब तक वह पूरी दूरी 252 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर लेती, ये कंडीशन चलती रहेगी। यानी हर आवर में क्या होगा, 3-3 किलोमीटर की वृद्धि होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, ऐसी एक हमारे पास एपी सीरीज मिल रही है और सभी का योग हमें कितना मिल रहा है, 252। इसका क्या क्या मतलब हुआ, इस एपी सीरीज के एन पदों का योग हो गया 252। एन पदों का 252 योग है हमारे पास। ए की वैल्यू आ गई, डी की आ गई, तो हमें निकालनी किसकी, एन की, यानी अंतिम आवर की वैल्यू निकालनी। ये आ गया ना एन की वैल्यू। यहाँ से हमने इक्वल किया, वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका योग हो जाए 13n और जिनका गुणा हो जाए x माइनस 168 n स्क्वायर। हमारे पास ये आ गई। माइनस में n की वैल्यू हो सकती नहीं, क्यों नहीं हो सकती, घंटों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जिप्पी सीरीज के बारे में। तो मैंने आपको एपी सीरीज के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया है, एपी सीरीज होती क्या है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। और अब हम वहीं सेम मेथड से चलेंगे जिप्पी सीरीज के बारे में, कि पहले डिटेल में पढ़ेंगे, इसको बेसिक समझेंगे, इसका एन वाट टर्म ज्ञात करना सीखेंगे, एन पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, जिप्पी सीरीज। तो जिप्पी सीरीज मतलब क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। तो जिप्पी सीरीज का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है, मैंने शुरुआत में पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास सीरीज कितनी नंबर की कितनी होती है, 3 होती है। एपी सीरीज यानी समांतर श्रेणी, जिप्पी सीरीज यानी गुणोत्तर श्रेणी। क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। और एचपी यानी हरात्मक श्रेणी। तो जिप्पी सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें पहले पद से दूसरे पद में जाने के लिए एक फिक्स नंबर, एक फिक्स संख्या से गुणा या भाग किया जाता है। एपी सीरीज में हम क्या कर रहे थे, पहले नंबर से दूसरे नंबर में जाने के लिए एक फिक्स नंबर, एक फिक्स संख्या से क्या कर रहे थे, बार बार जोड़ या घटाव कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो गुणा करो या फिर भाग करो। समझे कुछ? जैसे अगर इस सीरीज का पहला पद अगर हम ए लेते हैं, अगर पहला पद ए लेते हैं, तो दूसरा पद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स नंबर अगर मान लेते हैं हम, चलो आर से गुणा कर देते हैं। अगर फिक्स नंबर आर से गुणा करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ए आर बनेगा। नहीं तो होगा कि हमें ए पहले पद से दूसरा पद प्राप्त करने के लिए एक फिक्स नंबर आर से गुणा करना पड़ेगा, और ये कंडीशन आगे चलती रहेगी। इससे वापस आर से गुणा करो, ए आर स्क्वायर, वापिस आर से गुणा करो, कितना बन जाए, ए आर की पावर 3, और ये से चल रही। तो ये सीरीज जो जिसमें हमें एक फिक्स नंबर से गुणा करके अगला पद प्राप्त हो रहा है, वो सीरीज कौन सी कहलाती है, जिप्पी सीरीज कहलाती है। यानी कौन सी कहलाती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्यामितीय श्रेणी या फिर गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। समझे आप कुछ कि गुणोत्तर श्रेणी, एक मिनट, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, इस सीरीज में क्या होता है, ये तो या तो फिक्स नंबर से गुणा होता है या फिर क्या होता है, फिक्स नंबर से भाग दिया जाता है। दूसरी सीरीज अगर हम भाग से समझे, तो अगर एक फिक्स नंबर ए को एक फिक्स संख्या आर से भाग दिया जाए तो क्या बनेगा हमारे पास, नेक्स्ट टर्म ए बाई आर बनेगा, और वापस यही कंडीशन वापस करेंगे तो ए बाई आर स्क्वायर बनेगा। ऐसे चलती रहेगी। तो आप क्या समझे कि जिप्पी सीरीज में क्या होता है कि हम एक हमारे पास पहला पद होता है और उससे पूरी सीरीज प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंस में एक ही नंबर से गुणा या भाग करते हुए चलते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद। अगर ये जिप्पी सीरीज है तो ये इसका प्रथम पद होगा। आर क्या है यहाँ पे, तो मैंने जब आपको एपी सीरीज बताया था तो मैंने क्या बताया था कि एक फिक्स नंबर से यानी डी से या तो हम जोड़ करते हैं या फिर घटा देते हैं, और डी होता क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है, यानी सार्वय अंतर था। और यहाँ पे क्या होगा, आर कॉमन रेशियो होगा, यानी सार्वय अनुपात। क्या हो जाएगा, सार्वय अनुपात हो जाएगा। समझे आप कुछ?
और n, अगर इस सीरीज में n टर्म्स है तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n। n क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। फिर मैंने स्टूडेंट जब आपको एपी सीरीज बताई थी तो मैंने क्या बताया था कि हम डी की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। डी की वैल्यू ज्ञात कैसे करते हैं कि हम कहीं से भी अगर दो पद ले लेते हैं और उसमें दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं और जो डिफरेंस आता है वह हमारे पास डी की वैल्यू यानी सार्वय अंतर होता है। यहाँ पे अगर जीपी सीरीज में देख रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या होगी, यानी कॉमन रेशियो या फिर सार्वय अनुपात क्या होगा कि यहाँ पे सीरीज में कोई भी दो पद ले लो, आप कोई भी दो पद ले लो, उनमें क्या करना है, पहले एपी सीरीज में हम डिफरेंस कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, दूसरे पद में पहले पद का भाग देना है। अगर ये दो पद लेते हैं हम, अगर ये दो पद ले, अगर ये a1 मानते हैं, इसको a2 मानते हैं और इसको a3 मानते हैं, तो अगर हम r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a3/a2 हो जाएगी। यही होगा ना, क्योंकि a3 में क्या है, ar स्क्वायर है और यहाँ पे ar है, a से a कटेगा और एक r से r कटेगा, r है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a3/a2 आ जाएगी, या फिर a2/a1, या फिर इस सीरीज में अगर n टर्म है तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, an हो जाएगा लास्ट टर्म, और उससे पहला टर्म क्या होगा, an-1। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। तो इतना समझ में आ गया आपको कि जीपी सीरीज क्या होता है, जीपी सीरीज बनती कैसी है, उसमें पद किस प्रकार से होते हैं और पदों में किस वैल्यू से गुणा या भाग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सार्वय अनुपात बोलते हैं, उसकी वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूँ इस जीपी सीरीज का एनवा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमने एपी सीरीज का एनवा पद ज्ञात किया था, इसका एनवा पद क्या होगा, एनवा पद क्या होगा कि हम क्या देख रहे हैं कि आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इस सीरीज में और इसमें भी ए तो सभी में आ रहा है, यानी जो पहला पद है वो तो सभी में आ ही रहा है, तो यहाँ में भी आएगा, पहला पद तो शामिल होगा ही होगा। फिर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दूसरे पद में आ रहा है, आर आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, चौथे में आ रहा है, इसमें भी सभी में आर आ रहा है, तो यहाँ से इस सीरीज में आर भी आएगा। लेकिन आर की अब वैल्यू आएगी कितनी सर स्टूडेंट्स, कि आर की वैल्यू इस सीरीज में आएगी कितनी, कि हम क्या देख रहे हैं कि पहले पद में तो आर की वैल्यू 0 है, अगर पहले पद को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, ए आर की पावर 0, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे, क्योंकि आर की पावर 0 मतलब एक, किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 को 1 गुणा करेंगे तो यही आ रहा है। अगर यहाँ पे आर की पावर 0 है, दूसरे में आर की पावर 1 है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आर तो आ रहा है सभी में, लेकिन पावर कितनी लग रही है कि जितने नंबर का वो पद है उसमें से एक घटा के, अगर हमारा एनवा पद है तो एन है उसकी पावर लगेगी, लेकिन एक कम होगी यानी 1 माइनस, तो ये हमारे इस जीपी सीरीज का एनवा पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इस जीपी सीरीज का एनवा पद हो जाएगा। कैसे आएगा, समझ में आ गया कि हर टर्म में ए की वैल्यू शामिल हो रही है और आर की भी हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि आर की पावर कितनी आ रही है, जितने नंबर का वो टर्म है उसमें से एक कम करके, पहले भी पहला टर्म है तो एक कम करके यानी 0, और किसी भी वैल्यू की पावर 0 करने पर उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। ठीक है, अगर ये जीपी सीरीज होती तो इसमें क्या हो जाता, एन वापस ये एन हो जाता, सॉरी ए तो आता ही आता है इसमें, लेकिन यहाँ पे आर कितने क्या आ रहा है, यहाँ पे आर की भाग दे रहे हैं तो बट्टे में आएगा और पावर कितनी हो जाएगी, n-1। ये इस सीरीज की जीपी एन वापस हो जाएगा, सॉरी। तो आपको पता चला कि जीपी सीरीज एक्चुअली में होती क्या है, कि जब भी हम कोई नंबर लेते हैं उसको एक फिक्स नंबर a1 एस लेते हैं और वो एक फिक्स नंबर आर से गुणा या भाग करते हुए चलते और सीरीज बनती है, वो सीरीज कौन सी कहला जाती है, जीपी सीरीज कहलाती है। ठीक है, एन वापस समझ में आ गया आपको। तो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या इसमें दिया गया है वो पढ़ते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट स्लाइड पे क्या मिल रहा है कि जीपी सीरीज का एनवा पद क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि टी एन या फिर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर की पावर n-1 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया हो, आपको आ गया होगा कि एनवा पद आया कैसे, कि हमने पहला पद लिया, यानी हर प्रत्येक नंबर में पहला पद तो शामिल होता ही होता है, साथ में क्या होता है, आर भी शामिल होता है, और आर की पावर कितनी आती है, जितने नंबर का टर्म है उसमें से एक कम करके आती है, तो एनवा पद क्या बन जाएगा जीपी का, ए आर की पावर n-1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एन पदों का योग, यानी किसी भी जीपी श्रेणी के एन पदों का योग क्या होगा, एन पदों का योग, योग क्या होगा,
ये अब हम क्या पढ़ेंगे, n पदों का योग। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको n पदों के योग के बारे में पढ़ना है तो आपको दो कंडीशन होगी, क्या कि r की वैल्यू पे निर्भर करेगा n पदों का योग, क्या किस पे निर्भर करेगा, r की। पहली कंडीशन क्या कहती है कि अगर हमें जीपी श्रेणी में r की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू मिल रही है जो एक से बड़ी हो, अगर r की वैल्यू एक से बड़ी है तो स्टूडेंट आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे इस जीपी सीरीज का n पदों का योग यानी Sn क्या होगा, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर 1, एक मिनट, r-1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास r की वैल्यू जीपी सीरीज में एक से अधिक है तो क्या होगा, उसका योग a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं स्टूडेंट कि कई बार हमें जीपी सीरीज ऐसी भी मिलती है जहाँ पे r की वैल्यू कम भी हो सकती है एक से। जब एपी सीरीज को मैंने बताया था कि एपी सीरीज में क्या होता है, एक फिक्स नंबर से जोड़ सकते हैं और घटाते हैं, जरूरी नहीं वो फिक्स नंबर एक हो या उससे बड़ा ही हो, वो कम भी हो सकता है। यहाँ पे भी एक ऐसी वैल्यू हो सकती है जो एक से कम हो जिसको जोड़ा गुणा या फिर भाग दिया जाता है। तो r की वैल्यू अगर एक से कम हो, सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर r की वैल्यू एक से कम हो तब हमारे पास Sn क्या आएगा। अब होगा स्टूडेंट्स ये उल्टा हो जाएगा, कैसे, a तो आएगा आएगा, अब क्या होगा 1 माइनस आर की पावर n होगा और नीचे भी क्या होगा 1 माइनस आर होगा। आपको ये एक चीज याद रखनी है और ये याद रखनी है, और बाकी दूसरी वाले में क्या करना है, आपको इसका उल्टा घुमा देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आपको जब भी इस जीपी सीरीज के n पदों का योग ज्ञात करना होगा, आप कैसे ज्ञात करोगे, Sn क्या हो जाएगा, अगर r की वैल्यू एक से अधिक है तो a r की पावर n-1 अपॉन r-1 हो जाएगा। अगर r की वैल्यू एक से कम है तो क्या हो जाएगा, Sn a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े। फिर स्टूडेंट्स हमें क्या दिया जाता है एक्चुअली में, एक अनंत जीपी श्रेणी और होती है, कैसे, अगर कई बार हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसी जीपी सीरीज मिल जाए जिसमें अनंत टर्म हो, यानी अनंत जीपी श्रेणी, अगर हमारे पास कोई एक जीपी सीरीज ऐसी मिल रही है जिसमें अनंत टर्म हो तो उसका nवां पद तो वैसे ही होगा, a r की पावर n-1 होगा, यानी nवां पद अनंत जीपी श्रेणी में भी कोई बीच का पद निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं लास्ट का पद है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हमें एक कंडीशन दी जाए कि अगर एक आपके पास अनंत जीपी श्रेणी है उसका आपको योग ज्ञात करना हो तब आप कैसे ज्ञात करोगे, अगर एक अनंत जीपी श्रेणी का योग ज्ञात करना हो तब आपको कैसे ज्ञात करोगे। अगर आपके पास एक अनंत जीपी श्रेणी है, मान लो a है, a r है, a r स्क्वायर है, ऐसे चल रही है और अनंत पदों तक चल रही है, तो इसका योग इस कंडीशन में भी दो कंडीशन बनेगी, मतलब इसके भी दो कंडीशन बनेगी। पहली क्या कि एस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी इस अनंत जीपी श्रेणी का योग अनंत ही होगा, किस कंडीशन में, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी r की वैल्यू जब एक से बड़ी होगी तो यानी ये चाहे कुछ भी संख्या हो, अगर r की वैल्यू एक से बड़ी है तो ये इससे बड़ी होगी, फिर वापस बड़ी, यानी संख्या बढ़ती जाएगी, और जब अनंतवा टर्म ज्ञात करेंगे तो वो तो खुद अपने आप में अनंत हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी अनंत आएगी। फिर अगर है अनंत जीपी श्रेणी का दूसरी कंडीशन क्या कहती है, वैल्यू क्या होगी, a बाई 1 माइनस आर होगी, क्या होगी, a पहला पद अपॉन 1 माइनस आर सार्वय अनुपात, अगर r की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो स्टूडेंट, अगर r की वैल्यू एक से कम है तो हम क्या करेंगे, जब कम है तो पद जो पहले शुरुआत में हमने लिया था पद उससे कम ही हो रही है वैल्यू, तो लास्ट में जाके बहुत कम होने लग जाएगी, तो क्या होगा, एस इन्फिनिटी भी क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर होगा। तो ऐसे आप चार तरीकों से निकाल सकते हैं, अगर n पद हो तो उसमें दो तरीकों से योग निकलेगा, r की वैल्यू एक से अधिक और r की वैल्यू एक से कम। अगर इन अनंत जीपी श्रेणी दी गई है, यानी एक ऐसी जीपी सीरीज है जिसमें इन्फिनिटिव टर्म्स है, तो उसमें उस जीपी श्रेणी का योग क्या होगा, Sn क्या एस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा पहली कंडीशन में, कब, जब r की वैल्यू एक से अधिक होगी। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर होगा, कब, जब r की वैल्यू एक से कम होगी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको क्या समझ में आया, एक मिनट,
कि अनंत जीपी श्रेणी में क्या होता है, अगर आर की वैल्यू एक से अधिक हो तो एस एन इन्फिनिटी हो जाता है, और आर की वैल्यू एक से कम हो तो एस एन क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। इसमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो मैं आपको अभी आगे करवाऊंगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें इस क्वेश्चन को करना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनंत जीपी श्रेणी, यानी हमारे पास एक अनंत जीपी श्रेणी है जिसके टर्म्स क्या है, 3 है, 1 है, 1/3 और ऐसे चल रही है। यानी जीपी श्रेणी कौन सी है, अनंत है, और उसके टर्म क्या है, टर्म है इसके 3 आ रहा है पहले, फिर 1, फिर 1/3 और ऐसे चल रही है। तो हमें इस श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास अनंत जीपी श्रेणी में भी योग ज्ञात करने की दो कंडीशन है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे योग, हम कैसे पता करेंगे इसका योग क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशन है तो पहले हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। आर की वैल्यू याद करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। तो यहाँ से इस सीरीज का आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें इस सीरीज में ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, ए की वैल्यू 3 है, या फिर आप ऐसे मान लो कि a1 यानी पहले पद की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। जब a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू 1 है तो r क्या होता है, r क्या होता है, a2 अपॉन a1 होता है, यही तो होता है। चाहे a3 अपॉन a2 ले लो, चाहे a2 अपॉन a1, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/3 आ रही है। कितनी आ रही है, 1/3। मतलब क्या हुआ कि r की वैल्यू कितनी है, लेस देन 1, यानी 1 से कम है। अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो इसका क्या मतलब होगा, तो एस इन्फिनिटिव कितना हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर होगा। समझ में आया आपको कि r की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 1 से कम मिल रही है। अगर 1 से कम मिल रही है अनंत जीपी श्रेणी है तो उसका एस एन यानी पदों का योग क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर होगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो है, तो स्टूडेंट्स एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, 3 आ जाएगी, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगी। एस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ रहा है, और जब इसमें से एक में से 1/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये ऊपर जाके 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2/3 आ रहा है यहाँ पे। अब ये जो बट्टे में 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 ऊपर जाके 3 से गुणा होगा यानी 9 बन जाएगा, और 9/2 आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 9/2, यानी इस अनंत जीपी श्रेणी का योग कितना होगा पदों का, 9/2 होगा। और इसमें आर की वैल्यू 1 से कम है, यानी ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि पहले आर की वैल्यू चेक करनी है, उसमें से यानी n पदों वाली श्रेणी में भी आपको आर की वैल्यू चेक करनी है पहले, और इसमें भी चेक करनी है। आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यानी कौन सा मेथड आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट करे जो भी है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि जीपी श्रेणी में पदों को मानना, कि अगर हमें कहीं पे भी जीपी श्रेणी में पदों की आवश्यकता हो, अगर हमें 3 पद लेने हो तो कौन से ले सकते। तो मैंने जब आपको एपी श्रेणी बताई थी तो हमें वहाँ पे भी मैंने आपको पदों को मानना सिखाया था, और अब भी आपको क्या करना है, जीपी श्रेणी में अगर आपको कहीं पे भी पद लेने हो तो आपको क्या करना है, अगर 3 टर्म में लेनी हो तो क्या कैसे लोगे आप, पहला पद क्या लोगे आप, ए अपॉन आर लोगे, दूसरा ए लोगे, और तीसरा ए आर लोगे। अगर आपको 4 टर्म लेनी है तो आप क्या लोगे, ए अपॉन आर का स्क्वायर लोगे, फिर दूसरा क्या लोगे, ए अपॉन आर लोगे, तीसरा क्या लोगे, ए आर लोगे, और चौथा ए आर स्क्वायर लोगे। फिर आपको 5 टर्म माननी हो तो क्या लोगे, पहला पद क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर का स्क्वायर, दूसरा ए अपॉन आर, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए आर हो जाएगा, और पांचवा ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको पद कैसे लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स की। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि श्रेणी का पहला पद 20 है और सार्व अनुपात 4 है तो पांचवा पद बताओ। अब हमें ऐसी जीपी श्रेणी दी गई है जिसका जीपी श्रेणी है हमारे पास, और उसमें क्या कंडीशन है कि इसका पहला पद कितना है, यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 20 दे रखी है। फिर हमें क्या दे रखा है नेक्स्ट कि इस जीपी श्रेणी का सार्व अनुपात यानी क्या हो जाएगा, आर, यानी कॉमन रेशियो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। दो चीज समझ में आ गई आपको। फिर क्या दे रखा है इसमें, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यानी 5वें टर्म की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी T5 का वैल्यू क्या हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जीपी श्रेणी में n पद क्या होता है, Tn क्या होता है हमारे पास,
ए आर की पावर एन माइनस वन होता है, यही तो होता है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो T5 क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 है, तो ए 20 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, उसकी पावर कितनी हो जाएगी एन माइनस वन, यानी पाँचवा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 होगी, इतना तो आप समझे। तो ये कितनी हो जाएगी 5 माइनस 1 हो जाएगी। तो T5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20 आ जाएगी। यहाँ से 4 की पावर कितनी आ जाएगी 4 होगी। तो 4 की पावर 4 कितनी होती है आपको कुछ पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 4 का स्क्वायर को जब हम वापस स्क्वायर करेंगे इसका क्या मतलब हुआ 16 का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। इतना तो आपको पता होगा कि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। तो T5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 20 इंटू 4 की पावर 4 यानी 256 कितनी आ जाएगी। 20 को जब हम 256 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 512, और उसके एक जीरो लग जाएगा यानी 512 जीरो, यानी 5120 इसका आंसर होगा। यानी अगर इस जिप्पी श्रेणी का पहला पद अगर 20 है और उसका सार्व अनुपात अगर 4 है, तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो उसका पांचवा पद क्या पता सॉरी क्या प्राप्त होगा हमें 5120। कैसे, इसको 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 को 4 100 हो जाएगा, सॉरी 80 हो रहा है। वापिस 4 गुना करेंगे कितना होगा 80 को 4 गुना 320 हो रहा है। 320 को वापस 4 गुना करेंगे कितने होगा, ये हो जाएगा 300 को 4 गुना 1200 और 80 1280 का, और 1280 को वापस 4 गुना करेंगे कितने हो गए 1200 को 4 गुना कितना हो जाएगा 4800, और 880 का 320 यानी 5120। ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रेणी 2 8 32 128 ऐसी एक श्रेणी है, जिप्पी श्रेणी का कौन सा पद 2048 होगा। यानी अब हमें एक श्रेणी दी गई है और उसका अंतिम टर्म दे दिया है, अब बताना है ये कौन सा नंबर का टर्म है। तो हमारे पास जिप्पी श्रेणी क्या देगी है हमें 2 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 8, फिर 32, फिर क्या हो रहा है 128 दे रखा है, और ऐसे चल रही है, और उसका लास्ट टर्म क्या है 2048 है। अब हमें बताना है कि इस श्रेणी में अगर ये श्रेणी है और इसका लास्ट टर्म यानी एनवा पद क्या है ये है, तो हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है कि ये कितने नंबर का पद है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2 आ रही है, पहला पद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आर की वैल्यू कितनी आ रही है, दूसरे पद में पहले पद का भाग दो, यानी 8/2 कितनी आ रही है 4 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। हमें ज्ञात क्या करना है एन पदों की संख्या, यानी एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो टी एन की वैल्यू हमें दिया है कितनी लिखी है एक्चुअली में 2048, यानी लास्ट का पद हमें कितना मिल रहा है 2048। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी ए आर की पावर एन माइनस वन, यानी ए आर की पावर क्या होता है एन माइनस वन, यानी यही तो होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2048 किसके बराबर आएगा 2048 किसके बराबर आएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू आर की पावर, आर की वैल्यू हमें कितनी देर की है हमारे पास 4 आ रही है, और एन की पावर कितनी है हमारे पास निकालनी है हमें। ठीक है, 2 को इसके बट्टे में ले जाएंगे तो कितने में 4 की पावर एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 इधर आएगा 1024 आएगा। तो क्या हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू एन माइनस वन, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, जब 2 की पावर 2 करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, तो पावर बाहर आ जाएगी, और इंटू एन माइनस वन नहीं होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको जब घातांक रूप बताया था तो क्या बताया था कि किसी भी नंबर को अगर ए की पावर एम है और उसकी होल पावर एन है, अगर ए की पावर एम है और होल पावर एन है तो क्या बनेगा ये ए की पावर एम एन बनेगा, एम इंटू एन ही तो बनता है, तो यहाँ से 2 गुणा में हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें इस तरफ 1024 दे रखा है, तो अगर हमें एक कंडीशन में एक तरफ अगर घातांक रूप है और इक्वल करना है वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें दूसरी तरफ भी घातांक रूप बनाना पड़ेगा। 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर में घातांक रूप बन रहा है, तो हमें एक बेस ऐसा बेस बनाना है जिसमें बेस की वैल्यू कितनी हो 2। ठीक है, 1024 किस 2 की कितनी पावर होती है अगर ये पता चल जाए तो हम इक्वल कर देंगे। तो जब हम 2 की पावर है कितनी लेंगे 7 लेते हैं तो कितनी होती है 6 होती है 64, 7 हो जाएगी 128, 8 हो जाएगी
256, 9 हो जाएगी 512 और 10 हो जाएगी 1024, यानी ये कितनी है 2 की पावर 10। यहाँ पे आपको लिख लेना है 2 की पावर 10 बराबर 1024, ठीक है। तो ये 2 की पावर 10 है। अब दोनों में क्या हो रहा है कंडीशन में, बेस हमारा इक्वल है और घातांक रूप अगर बराबर है तो हमारा पावर भी इक्वल होगी। क्या होता है, अगर a की पावर m बराबर है a की पावर n है तो इसका क्या मतलब होता है, m बराबर n होता है। ये मैंने आपको घातांक रूप में बताया कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले कि a की पावर m बराबर a की पावर n हो तो m की वैल्यू n के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से इस वैल्यू की इक्वल होगी इसके, तो 2 इंटू n-1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 10 के, 2 बट्टे में जाएगा तो n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आएगी, तो एक उधर जाके जुड़ जाएगा, यहाँ से कितने जुड़ जाएगा एक उधर जाके, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। समझ में आया कि यानी इस श्रेणी का 6 नंबर का पद है, 6 आ रहा है या 7 आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हाँ 6 नंबर का पद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2048। कैसे, अगर इसको 4 गुना करेंगे हम, अगर हमारे पास 4 है आर की वैल्यू तो 4 गुना करेंगे कितना आ रहा है हमारे पास 128 को, तो 12 को 4 गुना करेंगे 120 को 480 832 यानी 512 आ रहा है। 512 को वापस 4 गुना करेंगे तो 500 का 4 गुना 2000 होता है और 12 का 48 यानी 2048 आ रहा है आपके पास। तो इस श्रेणी का 6वां पद क्या हो जाएगा 2048, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। आपको इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमें अगर संख्या पावर में मिल रही है तो पहली चीज़ तो आपको क्या करनी है, एक आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही पावर में बना लेना है। यहाँ पे 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है, तो हमें 4 को 2 में कन्वर्ट कर लेना है। और जब हमारे पास एक घातांक रूप और इक्वल हो रहे हैं तो दोनों तरफ घातांक रूप कर लेनी है। और आपको जब ये कंडीशन आपको घातांक रूप वाली याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि आपको जब भी ऐसा मिले कि a की पावर m बराबर है a की पावर n के, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब m की वैल्यू n के इक्वल होगी, ठीक है। तो आपका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स की, एक श्रेणी है जीपी श्रेणी जिसके पद क्या है 1 है 2 है 4 है 8 है, ऐसे चल रही है और उसके हमें 210 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी इस श्रेणी के अगर 210 पद होंगे तो उन सभी का योग क्या होगा, हमें एसएन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने बता दिया कि जीपी श्रेणी में एसएन की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। पहले हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, अगर एन पदों की जीपी श्रेणी है तो पहले आर की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर हम पता करेंगे कि कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, जीपी श्रेणी में क्या दे रखी है, पहला पद 1 है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, ऐसे चल रहे और कुल पद कितने हैं 210 पद है। हमें 210 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एस 210 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यही तो ज्ञात करना है कि एस 210 की वैल्यू हमें ज्ञात। तो इस श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं पहले तो हमें पता चल जाएगा आर वैल्यू 1 से कम है या छोटी। आर क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है कि दूसरे पद में पहले का भाग दो तो आर की वैल्यू 2 आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यही तो हो रहा है कि आर की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है। अगर तीसरे में 2 का भाग देंगे तो भी 2 ही आ रहा है। अब हमारा फॉर्मेशन क्या होगा कि ऐसे हम कौन सा फॉलो करेंगे, ए आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1, यही तो होगा फॉर्मेशन। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, मान रखते हैं। तो एस 210 का हमें वैल्यू याद करनी है, एस 210 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, आर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2 आ रही है, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 210 हो जाएगी, -1 होगी अपॉन आर की वैल्यू नीचे क्या बटे में 2 -1। तो एस 210 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर पावर कितनी है 202 की पावर 210 है, -1 है, नीचे 2 - 1 यानी 1 यार है। तो ये हमारे पास 210 पदों का योग आ जाएगा अगर ये श्रेणी हमारे पास ये है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कैसे आया, कि हमने पहले चेक कर लिया कि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 1 से अधिक है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन आर की पावर r-1। इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास 210 पदों का योग कितना आ रहा है 2 की पावर 210 - 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी जीपी सीरीज यानी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में।
तो गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो कि जब भी आपको पूछे कि गुणोत्तर श्रेणी का n पद ज्ञात करना हो, आप निकाल सकते हो। n पदों का योग निकाल सकते हो, आपको योग दिए जाए और n पद ज्ञात कर सकते हो, आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको एचपी श्रेणी के बारे में बताऊंगा। पहले तो कि एचपी श्रेणी क्या होती है, मैंने एपी और जीपी श्रेणी को आपको डिटेल में बता दिया। अब एचपी श्रेणी के बारे में बताऊंगा, फिर क्या बताऊंगा कि ये 3 पॉइंट की एएम क्या होता है, जीएम क्या होता है और एचएम क्या होता है, यानी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और ऋणात्मक माध्य क्या होता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और नेक्स्ट क्लास से हम एक क्लास और हो जाएगी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, अब नेक्स्ट क्लास छोटी होगी। ठीक है, ओके, फिर बाकी सब नेक्स्ट क्लास में।